क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटे से बीज से एक विशाल वृक्ष कैसे उगता है? यह प्रक्रिया कितनी अद्भुत और जटिल है, यह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। एक छोटे से बीज में इतनी शक्ति और क्षमता होती है कि वह एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित हो सकता है, जो न केवल हमें छाया और फल देता है, बल्कि पर्यावरण को भी संतुलित रखता है। या एक अंडे से एक सुंदर पक्षी कैसे निकलता है, यह भी एक चमत्कार ही है कि एक छोटे से अंडे में जीवन की शुरुआत होती है और धीरे धीरे वह एक सुंदर पक्षी में बदल जाता है, जो आसमान में उड़ता है और अपनी मधुर आवाज से हमें आनंदित करता है। ये सभी जीवन के चमत्कार हैं और इसके केंद्र में प्रजनन की प्रक्रिया है। प्रजनन के बिना जीवन की निरंतरता असंभव है। यह प्रक्रिया न केवल जीवन को बनाए रखती है, बल्कि इसे विविधता और अनुकूलनशीलता भी प्रदान करती है, जिससे विभिन्न प्रजातियां अपने पर्यावरण में जीवित रह सकें। प्रजनन यह सुनिश्चित करता है कि जीवन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले, जिससे हमारे ग्रह पर प्रजातियों की निरंतरता बनी रहे। यह प्रक्रिया विभिन्न प्रजातियों में अलग अलग तरीकों से होती है, लेकिन इसका उद्देश्य एक ही होता है, जीवन को आगे बढ़ाना और उसे सुरक्षित रखना। जब जीव प्रजनन करते हैं तो वे अपने लक्षणों को अपनी संतानों तक पहुंचाते हैं। ये लक्षण उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करते हैं, जैसे कि उनकी शारीरिक संरचना, व्यवहार और यहाँ तक कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी। ये लक्षण आंखों का रंग, बालों का रंग या यहाँ तक कि पौधे की ऊंचाई जैसी चीजें निर्धारित करते हैं। यह प्रक्रिया इतनी सूक्ष्म और जटिल है कि इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्षों तक अध्ययन किया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं? यह सवाल हमें आनुवंशिकता के क्षेत्र में ले जाता है, जो जीवन के रहस्यों को उजागर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उत्तर आनुवंशिकता के क्षेत्र में निहित है। आनुवंशिकता वह विज्ञान है जो यह समझने की कोशिश करता है कि कैसे लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं और कैसे ये लक्षण पीढ़ियों तक बने रहते हैं। आनुवंशिकता उन तंत्रों का अध्ययन है जिनके द्वारा लक्षण माता पिता से संतानों में जाते हैं। यह विज्ञान हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हमारे जीन और डीएनए हमारे जीवन को आकार देते हैं और हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ते हैं। यह एक आकर्षक क्षेत्र है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि हम कौन हैं और हम अपने माता पिता और पूर्वजों से विरासत में प्राप्त लक्षणों के जटिल अंतःक्रिया से कैसे बनते हैं। यह हमें यह भी समझने में मदद करता है कि कैसे विभिन्न लक्षण और बीमारियां पीढ़ियों तक बनी रहती हैं। इस यात्रा में हम आनुवंशिकता की दुनिया का पता लगाएंगे, प्रमुख अवधारणाओं को समझेंगे और देखेंगे कि यह हमारे जीवन को कैसे आकार देता है। हम यह भी जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इस क्षेत्र में नए नए खोज कर रहे हैं और हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। जैसे जैसे हम जीवन के इस पहलू में तल्लीन होते हैं, हम उस उल्लेखनीय तंत्र को उजागर करेंगे जो यह सुनिश्चित करता है कि लक्षण पीढ़ियों से गुजरते हैं, जिससे ग्रह पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। ये तंत्र न केवल जीवन को बनाए रखता है, बल्कि इसे विकसित और अनुकूलित भी करता है, जिससे ग्रह पर जीवन की निरंतरता बनी रहती है। यह प्रक्रिया हमें यह समझने में मदद करती है कि कैसे जीवन की विविधता और जटिलता बनी रहती है और कैसे हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जीवित दुनिया में प्रजनन दो प्राथमिक तरीकों से होता है, अलैंगिक और लैंगिक। ये दोनों तरीके जीवों के अस्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। अलैंगिक प्रजनन में एक एकल जनक संतान उत्पन्न करता है जो आनुवंशिक रूप से उसके समान होती है। इसका मतलब है कि संतान में माता पिता के सभी गुण होते हैं और यह प्रक्रिया बहुत सरल और सीधी होती है। इस प्रकार का प्रजनन बैक्टीरिया, कुछ पौधों और जानवरों जैसे जीवों में आम है। उदाहरण के लिए, बैक्टीरिया बाइनरी फिशन के माध्यम से तेजी से विभाजित होते हैं, जबकि कुछ पौधे कटिंग्स या राइजोम्स के माध्यम से प्रजनन करते हैं। दूसरी ओर, लैंगिक प्रजनन में दो माता पिता से आनुवंशिक सामग्री का संयोजन शामिल है, जिसमें शुक्राणु और अंडाणु का मिलन होता है। यह प्रक्रिया अधिक जटिल है और इसमें कई चरण शामिल होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप संतान होती है जो दोनों माता पिता के लक्षणों का एक अनूठा संयोजन होती है। यह आनुवंशिक विविधता संतान को विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल होने में मदद करती है। यह आनुवंशिक मिश्रण प्रजातियों के भीतर भिन्नता के लिए जिम्मेदार है, जिससे व्यक्ति पर्यावरणीय चुनौतियों के अनुकूल हो सकते हैं और जीवित रह सकते हैं। यह विविधता प्रजातियों के दीर्घकालिक अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। अलैंगिक प्रजनन एकल कोशिका वाले जीवों जैसे बैक्टीरिया के लिए एक तेज और कुशल प्रक्रिया है।
जिससे वे अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से प्रजनन कर सकते हैं। यह प्रक्रिया उन्हें तेजी से संख्या में बढ़ने की अनुमति देती है, जिससे वे अनुकूल परिस्थितियों में तेजी से प्रजनन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब पर्यावरणीय परिस्थितियां अनुकूल होती हैं, तो बैक्टीरिया की कॉलोनियां तेजी से बढ़ सकती हैं और बड़ी संख्या में हो सकती हैं। हालांकि क्योंकि संतान आनुवंशिक रूप से अपने माता पिता के समान होती है, इसलिए वे बीमारियों या बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के प्रति संवेदनशील होते हैं। यदि एक बीमारी या पर्यावरणीय परिवर्तन होता है, तो पूरी आबादी प्रभावित हो सकती है। इसके विपरीत यौन प्रजनन अधिक जटिल है और इसके लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसमें साथी की खोज, संभोग और संतान की देखभाल शामिल हो सकती है, जो सभी ऊर्जा और संसाधनों की मांग करते हैं। यह आनुवंशिक भिन्नता प्रदान करता है, जो प्रजातियों के अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। यह विविधता सुनिश्चित करती है कि कुछ व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और जीवित रहने के लिए बेहतर हों। भिन्नता यह सुनिश्चित करती है कि कुछ व्यक्ति बदलती परिस्थितियों के अनुकूल होने और जीवित रहने के लिए बेहतर हो, इस प्रकार प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करें। इस प्रकार दोनों प्रकार के प्रजनन के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं, और वे जीवों के विकास और अस्तित्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 19वीं शताब्दी में एक ऑस्ट्रियाई भिक्षु ग्रेगर मेंडल ने, जो एक साधारण मठ में रहते थे, एक असाधारण खोज की। उन्होंने अपने जीवन को विज्ञान के प्रति समर्पित कर दिया और अपने बगीचे में मटर के पौधों के साथ प्रयोग करना शुरू किया। इन प्रयोगों ने आनुवंशिकता की दुनिया में क्रांति ला दी। मेंडल ने यह समझने की कोशिश की कि कैसे लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं, और इसके लिए उन्होंने मटर के पौधों को चुना क्योंकि वे तेजी से बढ़ते हैं और उनके लक्षण स्पष्ट होते हैं। मटर के पौधों के साथ अपने सावधानी पूर्वक प्रयोगों के माध्यम से मेंडल ने उन मौलिक सिद्धांतों को उजागर किया जो नियंत्रित करते हैं कि लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाते हैं। उन्होंने पौधों की ऊंचाई, फूलों के रंग और बीजों के आकार जैसे विभिन्न लक्षणों का अध्ययन किया। उनके काम ने आधुनिक आनुवंशिकी की नींव रखी और उन्हें आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। मेंडल के सिद्धांतों ने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया और उनके काम को बाद में कई वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया। मेंडल के काम से पहले यह माना जाता था कि संतान में माता पिता के लक्षणों का मिश्रण होता है। यह विचार था कि लक्षण एक साथ मिलकर एक नया लक्षण बनाते हैं, जैसे कि रंगों का मिश्रण। हालांकि मटर के पौधों के साथ मेंडल के प्रयोगों ने दिखाया कि लक्षण अलग अलग इकाइयों द्वारा प्रेषित होते हैं, जिन्हें अब जीन कहा जाता है। उन्होंने यह भी पाया कि ये जीन स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाते हैं। जीन वंशानुक्रम की मूल इकाइयां हैं और माता पिता से संतानों में आनुवंशिक जानकारी ले जाती है। यह जानकारी डीएनए में संग्रहित होती है, जो प्रत्येक जीव के कोशिकाओं में पाई जाती है। मेंडल ने प्रस्तावित किया कि प्रत्येक माता पिता के पास किसी दिए गए जीन के लिए 2 एलील या वैकल्पिक रूप होते हैं। ये एलील एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि कौन सा लक्षण व्यक्त होगा। संतान प्रत्येक माता पिता से एक एलील प्राप्त करती है, जिससे उस विशिष्ट जीन के लिए उसके आनुवंशिक मेकअप का निर्धारण होता है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक संतान अद्वितीय हो। ये एलील एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि संतान में कौन से लक्षण व्यक्त किए जाते हैं। कभी-कभी एक एलील दूसरे पर हावी हो जाता है, जिसे प्रमुख एलील कहा जाता है, जबकि दूसरा एलील अप्रभावी हो सकता है। मटर के पौधों के साथ मेंडल के प्रयोगों ने वंशानुक्रम की हमारी समझ में क्रांति ला दी, जिससे आधुनिक आनुवंशिकी की नींव पड़ी। उनके काम ने यह स्पष्ट किया कि आनुवंशिकता के नियम सरल लेकिन शक्तिशाली हैं, जिससे चिकित्सा, कृषि और जैव प्रौद्योगिकी में अनगिनत प्रगति हुई। आज मेंडल के सिद्धांतों का उपयोग जटिल आनुवंशिक रोगों के निदान और उपचार में किया जाता है, और उनकी खोजों ने कृषि में फसलों की पैदावार बढ़ाने में भी मदद की। मेंडल का योगदान विज्ञान की दुनिया में अमूल्य है और उनकी विरासत आज भी जीवित है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए मटर के पौधों को चुना क्योंकि वे उगाने में आसान थे और जल्दी बढ़ते थे। उनके पास कई अलग अलग लक्षण थे जो अध्ययन के लिए आदर्श थे, और उनका स्वपरागण या क्रॉस परागण किया जा सकता था, जिससे प्रयोग आसान हो गया। उन्होंने पौधे की ऊंचाई, फूलों का रंग, बीज का आकार और बीज के रंग सहित 7 अलग अलग लक्षणों का अध्ययन किया। अपने एक महत्वपूर्ण प्रयोग में मेंडल ने लंबे मटर के पौधों को बौने मटर के पौधों के साथ पार किया। उन्होंने पाया कि पहली पीढ़ी F1 पीढ़ी की सभी संतानें लंबी थीं,
ऐसा लग रहा था कि बौनेपन का लक्षण गायब हो गया है। हालांकि जब मेंडल ने F1 पीढ़ी के पौधों को स्वपरागण करने दिया तो उन्होंने पाया कि दूसरी पीढ़ी F2 पीढ़ी में लगभग 3:1 के अनुपात में लंबे और बौने पौधे थे। यह अवलोकन मेंडल के लिए एक महत्वपूर्ण खोज थी। इसने सुझाव दिया कि बौनेपन का लक्षण गायब नहीं हुआ था, बल्कि लंबे लक्षण द्वारा छिपा दिया गया था, जो प्रमुख था। उन्होंने इन लक्षणों को क्रमशः प्रमुख और पुनरावर्ती लक्षण कहा।